इंटरनेशनल डिप्लोमेसी की दुनिया फ्राइडे को हिल गई जब व्हाइट हाउस ने एक बहुत ही जरूरी समिट की अनाउंसमेंट की। यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप अपने रशियन काउंटर पार्ट व्लादिमीर पुतिन से अलास्का की न्यूट्रल टेरिटरी में मिलेंगे। यह मीटिंग, जो आने वाले फ्राइडे 15 अगस्त 2025 को होनी है, इन दो ग्लोबल पावर्स के लाइफर्सेस के बीच जून 2021 में हुई उनकी आखिरी मीटिंग के बाद पहली फेस टू फेस मुलाकात होगी। सिर्फ इस अनाउंसमेंट ने पूरी दुनिया में हलचल मचा दी है, जिससे अटकलों और चिंता की बाढ़ आ गई है, खासकर कायीव, वॉर्सो और दूसरे यूरोपियन कैपिटल्स में, जो मॉस्को के हर कदम को बहुत ध्यान से देखते हैं। इस मीटिंग का टाइम और कॉन्टेक्स्ट ही इसे इतनी क्रिटिकल न्यूज स्टोरी बनाता है। ये प्रेसिडेंट ट्रंप्स के पुतिन को दिए गए अल्टीमेटम के बाद हो रही है, जिसमें उन्होंने रशिया को यूक्रेन में सीज फायर के लिए 8 अगस्त की डेडलाइन दी थी। ट्रंप ने चेतावनी दी थी कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो रशिया के साथ बिजनेस करने वाले किसी भी देश पर कड़े सेकेंड फियर्सी सैंक्शंस लगाए जाएंगे। रशियन ऑयल खरीदने के लिए इंडिया पर हाल ही में लगाए गए टैरिफ से हाईलाइट हुई यह एग्रेसिव डिप्लोमेटिक पोस्चर अलास्का समिट के लिए एक तनावपूर्ण और हाई स्टेक्स बैकड्रॉप तैयार करती है। दुनिया देख रही है कि क्या यह हाई प्रेशर टैक्टिक कोई ब्रेक थ्रू लाएगी या पहले से ही अनस्टेबल ग्लोबल सिचुएशन को और बढ़ाएगी। देखने वालों के लिए यह मीटिंग यूक्रेन में चल रहे युद्ध में एक बहुत ही जरूरी पल है। यह प्रेसिडेंट ट्रंप्स की डिस्टिंक्टिव ब्रांड ऑफ डील मेकिंग डिप्लोमेसी का सीधा नतीजा है, एक स्टाइल जिसे उन्होंने हाल ही में अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच एक ऐतिहासिक शांति समझौते को ब्रोकरिंग करके दिखाया था। उस डील ने, जिसने रशियन और ईरानी इन्फ्लुएंस को बाईपास करते हुए एक नया ट्रांजिट कॉरिडोर बनाया, ट्रंप की लंबे समय से चली आ रही जियोपॉलिटिकल अरेंजमेंट्स को फिर से शेप करने की इच्छा को दिखाया। अब सवाल यह है कि क्या वह यूक्रेन में कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स और खूनी कॉन्फ्लिक्ट के साथ भी वही सक्सेस दोहरा सकते हैं, या यह मीटिंग यूएस रशिया रिलेशंस के मुश्किल इतिहास में सिर्फ एक और चैप्टर बन जाएगी। अमेरिकी और रूसी प्रेसिडेंट्स का किसी तीसरे देश के भाग्य पर चर्चा करने के लिए मिलना उस देश के लीडर की मौजूदगी के बिना अपने आप में कंट्रोवर्शियल है। यह कोल्ड वॉर एरा की पॉलिटिक्स की अनसेटलिंग यादें ताज़ा करता है, जहां छोटे कंट्रीजों के भाग्य अक्सर सुपर पावर्स द्वारा बंद दरवाजों के पीछे तय किए जाते थे। इस अप्रोच ने तुरंत यूक्रेन की सॉवरेनिटी के अंडरमाइंड होने की कंसर्नें बढ़ा दी है। इसलिए समिट की खबर सिर्फ दो लोगों की मीटिंग के बारे में नहीं है। यह मैप्स के संभावित रीड्राविंग और इंटरनेशनल लॉ के फंडामेंटल प्रिंसिपल्स के बारे में है, जिसमें यूक्रेन का भविष्य बहुत नाजुक स्थिति में है। इस कंट्रोवर्सी के बीच में शांति प्रपोजल है, जिसका इशारा प्रेसिडेंट ट्रंप ने खुद किया था। फ्राइडे को व्हाइट हाउस से बोलते हुए उन्होंने एक संभावित सीज फायर समझौते का जिक्र किया, जिसमें उन्होंने कुछ जमीन के आदान प्रदान को वेगली टर्म किया। इस सीमिंगली सिंपल फ्रेज ने इंटरनेशनल कम्युनिटी में हलचल मचा दी, क्योंकि इसे बड़े पैमाने पर इस सजेशन के रूप में इंटरप्रेट किया गया कि यूक्रेन को हॉस्टाइल एक्शंस को खत्म करने के बदले में अपनी कुछ सॉवरेन टेरिटरी रशिया को शुड गिव। यह प्रपोजल हालांकि आधिकारिक रूप से डिटेल्ड नहीं है। ऐसा लगता है कि यह उस डील की फाउंडेशन है जिसे ट्रंप अपनी आने वाली अलास्का मीटिंग में पुतिन के साथ ब्रोकरिंग करना चाहते हैं। व्हाइट हाउस के एक राइटी ने बाद में प्रेसिडेंट की टिप्पणियों को और ज्यादा सब्सटेंस दिया, यह कंफर्म करते हुए कि एडमिनिस्ट्रेशन के पास सीजफायर के लिए रशिया की मांगों की एक लिस्ट थी। राइटी ने कहा कि यूनाइटेड स्टेट्स यूक्रेन और उसके प्रमुख यूरोपीय सहयोगियों दोनों से इन शर्तों पर समझौता हासिल करने के लिए एक्टिवली वर्किंग। इस खुलासे ने उन डर को कंफर्म किया कि लैंड फॉर पीस का विचार सिर्फ एक ऑफ द कफ रिमार्क नहीं था, बल्कि एक डेवलप हो रही डिप्लोमेटिक स्ट्रैटेजी का एक टैंजिबल हिस्सा था। ये प्रपोजल अनिवार्य रूप से यूक्रेन से रशिया के मिलिट्री गेन्स को लेजिटिमाइज करने के लिए अवैध रूप से कब्जे वाली और एनेक्स की गई टेरिटरीज को औपचारिक रूप से सरेंडर करने के लिए स्टेट्स। यह प्रपोजिशन बहुत प्रॉब्लमैटिक है, क्योंकि यह सीधे यूक्रेन की सॉवरेनिटी और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी के फाउंडेशनल प्रिंसिपल्स को चुनौती देता है। एक दशक से ज्यादा समय से
और फुल स्केल इन्वेजन के बाद से बढ़ती ब्रूटैलिटी के साथ यूक्रेन अपनी इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड वॉरफेयर्स की रक्षा के लिए फाइटिंग। ये सजेस्शन कि उसे अब डोनबास या क्रीमिया या किसी अन्य क्षेत्र के कुछ हिस्सों को एक औपचारिक संधि में स्वेच्छा से सरेंडर करना चाहिए, वो शांति का रास्ता नहीं बल्कि अग्रेशन के लिए एक इनाम के रूप में इज सीन। यह एक खतरनाक प्रेसिडेंट स्थापित करेगा, ये सजेशन देते हुए कि पावरशाली राष्ट्र अपने पड़ोसियों पर हमला कर सकते हैं और उन कॉन्क्वेस्ट्स को इंटरनेशनल डिप्लोमेसी द्वारा रेटिफाइड करवा सकते हैं। ट्रंप के प्रपोजल का कोर नेशंस ये पहचान और अंतर नेशंस ये कानून में निहित एक कॉन्फ्लिक्ट के लिए एक ट्रांजैक्शनल अप्रोच है। यह टेरिटरी को एक मोल भाव करने वाले चिप के रूप में देखता है, एक रियल एस्टेट का टुकड़ा जिसे एक डील को क्लोज करने के लिए ट्रेड किया जाता है। यूनाइटेड स्टेट्स के लिए ऐसी योजना का समर्थन करना यूक्रेन के बिना यूक्रेन के बारे में कुछ भी नहीं कि लंबे समय से चली आ रही पश्चिमी स्थिति से एक महत्वपूर्ण डिपार्चर है। यह कॉन्फ्लिक्ट को तेजी से खत्म करने की इच्छा को प्राथमिकता देने का सजेशन देता है, शायद ग्लोबल मार्केट्स को स्थिर करने और अमेरिकी डील मेकिंग की शक्ति को असर्ट करने के लिए किसी राष्ट्र के अपने वॉरफेयर्स और अपने भविष्य को निर्धारित करने के मौलिक अधिकार पर विकाउंट्रीजी कोअर्शन से फ्री। कीव से जवाब तुरंत, अनइक्विवोकल और उस डिफाइंट टोन के साथ आया जो यूक्रेन के वॉरकालीन लाइफरशिप की पहचान बन गई है। सैटरडे 9 अगस्त 2025 को टेलीग्राम मैसेजिंग ऐप पर पोस्ट किए गए एक पावरशाली स्टेटमेंट में प्रेसिडेंट व्लादिमीर जेलेंस्की ने प्रेसिडेंट ट्रंप्स के प्रपोजल को कैटेगोरिकली रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने घोषणा की, यूक्रेनियन अपनी जमीन कब्जा करने वालों को नहीं देंगे, कोई एम्बिग्विटी नहीं छोड़ी। उनका मैसेज वॉशिंगटन और मॉस्को के बीच चल रही बैक चैनल डिप्लोमेसी का एक सीधा और पब्लिक रिब्यूक था, एक साफ संकेत कि यूक्रेन अपने एग्जिस्टेंस से संबंधित बातचीत में एक पैसिव सब्जेक्ट वुड नॉट बी। जेलेंस्की का तर्क एक फंडामेंटल प्रिंसिपल पर बेसिसिट है जो उनके देश के प्रतिरोध का आधार रहा है, सॉवरेनिटी नॉन नेगोशिएबल है। उन्होंने जोर देकर कहा कि यूक्रेन की डायरेक्ट और विलिंग पार्टिसिपेशन के बिना यूक्रेन के भविष्य के बारे में लिया गया कोई भी निर्णय इलेजिटिमेट होगा। उन्होंने कहा, यूक्रेन के बिना लिया गया कोई भी निर्णय शांति के खिलाफ एक निर्णय होगा, एक शांति योजना में निहित विरोधाभास को उजागर करते हुए जो एग्रेशन के प्राइमरी विक्टिम को इग्नोर करती है। जेलेंस्की के लिए सच्ची शांति अन्याय की फाउंडेशन पर या एक अटैकवर की मांगों के आगे झुककर कैनॉट बी बिल्ड। ये एक जस्टिसपूर्ण शांति होनी चाहिए जो इंटरनेशनल लॉ और यूक्रेनी लोगों की इच्छा का सम्मान करे। ये रिजेक्शन सिर्फ एक पॉलिटिकल पॉस्चरिंग नहीं है, ये एक गहरे विश्वास को दर्शाता है जिसके लिए लाखों यूक्रेनी लोगों के जीवन की कीमत चुकानी पड़ी है। टेरिटरी को छोड़ना उनके बलिदान को मीनिंगलेस बनाना होगा। ये फ्रंट लाइंस पर लड़ने वाले सोल्जर्सों, लगातार बमबारी इंड्यूरिंग सिविलियंसों और अपने घरों से विस्थापित हुए लाखों लोगों के साथ बिलीफघात होगा। जेलेंस्की समझते हैं कि ऐसी डील को स्वीकार करना न केवल एक स्ट्रैटेजिक नुकसान होगा बल्कि एक गहरा नैतिक पतन भी होगा जो यूक्रेन के एग्जिस्टेंस के लिए महत्वपूर्ण नेशंसीय एकता को वुड ब्रेक। इसके अलावा कीव मौजूदा रूसी लाइफरशिप के साथ ब्रोकर्ड किसी भी समझौते पर गहरा अविश्वास करता है। ऐतिहासिक संदर्भ बुडापेस्ट मेमोरेंडम के उल्लंघन से लेकर मिन्स्क समझौतों तक ने यूक्रेनी लीफर्सिस को सिखाया है कि मॉस्को के साथ डील अक्सर रशिया को फिर से संगठित होने और बाद में अपनी अग्रेशन को नवीनीकृत करने की अनुमति देने के लिए टैक्टिकल पॉजेस के रूप में उपयोग की जाती है। जेलेंस्की और उनकी सरकार का मानना है कि जमीन सरेंडर करने से लास्टिंग पीस विल नॉट ब्रिंग। इसके बजाय ये प्रोबेबलमेंट रशिया को और ज्यादा एम्बोल्डन करेगा। ये संकेत देगा कि उसकी विजय की रणनीति इफेक्टिव है और भविष्य में विस्तारवादी महत्वाकांक्षाओं को प्रोत्साहित करेगी, जिससे यूक्रेन और रेस्ट ऑफ यूरोप के लिए और भी बड़ा खतरा पैदा होगा। यूक्रेन की जमीन के बदले शांति से इनकार करने की जिद को समझने के लिए हमें पॉलिटिकल स्टेटमेंट से आगे बढ़कर यूक्रेनी लोगों की कलेक्टिव साइकी को मस्ट लुक। उनके लिए यह मैप पर खींची गई लाइनों को लेकर कोई दूर का कॉन्फ्लिक्ट नहीं है।
यह उनकी पहचान और एक सॉवरेन राष्ट्र के रूप में मौजूद रहने के अधिकार के लिए एक एग्जिस्टेंशियल स्ट्रगल है। अटैकवर को टेरिटरी सरेंडर करने का विचार एक अनथिंकेबल बिट्रेयल के रूप में इस सीन। इसका मतलब होगा क्रीमिया, डोनेट्स्क और लुहांस्क जैसे कब्जे वाले टेरिटरियों में लाखों साथी नागरिकों को एक ऐसे शासन की दया पर छोड़ना जिसने वेल डॉक्यूमेंटेड एट्रोसिटीज की है और यूक्रेनी कल्चर को मिटाने की कोशिश की है। ये नेशंजीय भावना सिर्फ एक भावना नहीं है, ये देश के संविधान में एनश्राइंड है, जो स्पष्ट रूप से कहता है कि यूक्रेन का क्षेत्र अपनी मौजूदा सीमाओं के भीतर इंटीग्रल और इनवायोलेबल है। कोई भी लीडर जो जमीन देने पर सहमत होगा, उसे न केवल भारी पब्लिक बैकलैश का सामना करना पड़ेगा, बल्कि वह राष्ट्र के फंडामेंटल लॉ का सीधा उल्लंघन भी कर रहा होगा। औसत यूक्रेनी के लिए बखमुत की रक्षा करने वाले सैनिक या खर्किव में अपना जीवन फिर से बनाने वाले परिवार जमीन के एक टुकड़े के लिए नहीं लड़ रहे हैं। वे अपने घरों, अपने इतिहास, अपनी भाषा और एक स्वतंत्र, लोकतांत्रिक यूरोपीय राष्ट्र के रूप में अपने भविष्य के लिए आर फाइटिंग। इस डील में दी जा रही शांति की अवधारणा को एक खोखला इज कंसिडर्ड। यूक्रेनी अक्सर इसे शांति नहीं बल्कि पैसिफिकेशन कहते हैं। उनकी राय में एक सच्ची लास्टिंग पीस अटैकवर को पुरस्कृत करके कैन नॉट बी अचीव्ड। ये केवल शक्ति और न्याय की स्थिति से आ सकती है, जहां अटैकवर को सभी कब्जे वाली लैंडों से पीछे हटने के लिए मजबूर किया जाता है और हुई तबाही के लिए उसे रिस्पॉन्स देकर ठाहोपिनियोना जाता है। इससे कम कुछ भी एक अस्थायी सीज फायर के रूप में देखा जाता है, एक पॉज जो दुश्मन को फिर से हथियारबंद होने और युद्ध के अगले चरण की तैयारी करने की अलाउस। यह विश्वास वर्षों के बिटर एक्सपीरियंस और रशिया के दीर्घकालिक स्ट्रैटेजिक लक्ष्यों की गहरी समझ से इज बॉर्न। निष्कर्ष में यूक्रेन अपनी जमीन छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि ऐसा करना अपनी आत्मा को सरेंडर करने के वुड बी इक्विवेलेंट। युद्ध ने पहले से कहीं ज्यादा मजबूत नेशंजीय पहचान को जन्म दिया है, जो एक साझा बलिदान और रशियन डोमिनेशन से मुक्त भविष्य के लिए एक सामान्य दृष्टिकोण से एकजुट है। जमीन सिर्फ टेरिटरी से ज्यादा है, यह उन लोगों का प्रतिनिधित्व करती है जो वहां रहते हैं, वह कल्चर जो वहां पनपता है, और वह सिद्धांत कि किसी राष्ट्र की सीमाओं को बलपूर्वक कैनॉट बी रीड्रॉन। यूक्रेन के लिए अपनी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी पर समझौता करना शांति का मार्ग नहीं है, यह नेशंजीय विघटन की दिशा में एक कदम है, और यह एक ऐसी कीमत है जिसे वे दृढ़ता से चुकाने को इज नॉट रेडी।